हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। अभी तक हम लोगों ने हाईवे इंजीनियरिंग में चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ट्रैफिक इंजीनियरिंग तक सब कुछ फिनिश कर लिया। फोर्थ चैप्टर है पेवमेंट डिजाइन, जो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। समझेंगे पेवमेंट डिजाइन में, जब भी हम लोग पेवमेंट डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कितने टाइप की पेवमेंट होती है। वैसे पेवमेंट को सब मिलाकर के 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। वी कॉल इट एज अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट, सेमी रिजिड पेवमेंट एंड कंपोजिट पेवमेंट। ऐसा है कि मेजरली जो पेवमेंट होती है ना, वो एक्चुअली फ्लेक्सिबल एंड पेवमेंट ही है, दो ही टाइप है। ये जो रिमेनिंग का दो हमने बताया, सेमी रिजिड एंड कंपोजिट टाइप, ये एक्चुअली उन्हीं दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस हैं। आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से दो पेवमेंट आपको डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एक है फ्लेक्सिबल, दूसरा है रिजिड। लेकिन चूंकि 4 कैटेगरी में डिफाइन करती है, अलग अलग बुक्स में भी दिया रहता है और आईआरसी भी 4 कैटेगरी में डिफाइन करती है पेवमेंट को, और इसीलिए हम लोग 4 कैटेगरी पढ़ेंगे। सिलेबस में 2 है तो डिजाइन हम लोग 2 का पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं चारों आपको समझाता हूं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पेवमेंट डिजाइन चैप्टर 4। राइट इट डाउन। चैप्टर 4 पेवमेंट डिजाइन। बात करें सबसे पहले टाइप्स ऑफ पेवमेंट की। टाइप्स ऑफ पेवमेंट की सबसे पहला टाइप है, फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबल पेवमेंट। Second one is rigid pavement. Rigid pavement. Third one is semi-rigid pavement. And fourth one is composite pavement. ठीक है, सब मिला के 4 कैटेगरी है पेवमेंट का। हमने आपको बताया कि सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये दोनों हैं आपके सिलेबस के पार्ट, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। लेकिन चूंकि 4 अलग अलग कैटेगरी डिफाइन की जाती है, इंट्रोडक्शन में चारों समझ लेते हैं कि क्या है। अब मैं अगर स्टार्ट करूं फ्लेक्सिबल और रिजिड को, तो फ्लेक्सिबल रिजिड क्या है इसका तो डिटेल में भी समझेंगे हम लोग। तो एक कंपैरिजन लिख लेंगे कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट में डिफरेंस क्या है। देखो, एक बात तो क्लियर होती है नाम से ही कि फ्लेक्सिबल है, मतलब बाय नेचर, बाय मटेरियल नेचर इट इज एक्चुअली फ्लेक्सिबल इन नेचर। पेवमेंट का जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब लोड लगाने से डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो लिखा है ना रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल का मतलब समझ में आया ना कि जैसे लोड लगाया तो पेवमेंट डिफॉर्म हो जा रही है, तो ये फ्लेक्सिबल है नेचर में, इसलिए ऐसा हो रहा है। आगे है रिजिड पेवमेंट। रिजिड कहने का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना ही है कि पेवमेंट की जो नेचर है वो इतनी रिजिड है कि लोड लगाओगे तब भी वो स्टिफ रहेगी। ठीक है, सो ये दोनों को हम लोग अभी क्या करेंगे कि दोनों को कंपेयर करके इन दोनों का कंपैरिजन पढ़ लेंगे क्या है। इसके बाद नाउ वी हैव नेक्स्ट वन एज सेमी रिजिड पेवमेंट। ये सेमी रिजिड वाला जो केस है ना, इसको समझो कि सेमी रिजिड बेसिकली है क्या। ये एक टाइप का पेवमेंट है जो ना ही फुल्ली फ्लेक्सिबल है और ना ही फुल्ली रिजिड है। इसकी बिहेवियर एक्चुअली फ्लेक्सिबल से बेटर है और रिजिड से कम है। आप स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी बोलो तो फ्लेक्सिबल से ज्यादा स्ट्रेंथ है, रिजिड से कम स्ट्रेंथ है, तो उस टाइप की पेवमेंट को बोलते हैं हम लोग सेमी रिजिड पेवमेंट। और ये जो कंपोजिट है ये बेसिकली बनती है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड दोनों को मिला करके। तो ऐसा पेवमेंट जिसमें फ्लेक्सिबल मटेरियल भी है और रिजिड भी है, दोनों को मिला करके बनती है, उसको बोलते हैं कंपोजिट पेवमेंट। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन दिस फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। ये कंपैरिजन स्टार्ट करूं उससे पहले आप इसे लिख लीजिए। कंपैरिजन, नेक्स्ट हेडिंग दो, कंपैरिजन बिटवीन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट कंपेयर ऐसा करना कि जैसे मान लो कि आप नोट लिख रहे हो ना, तो उसमें बीच में 2 पार्ट डिवाइड कर दो। एक तरफ करेंगे हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट,
दूसरी तरफ करेंगे हम लोग रिजिड पेवमेंट। ठीक है, एक तरफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, दूसरी तरफ रिजिड पेवमेंट। एक एक करके सारे पॉइंट्स सब समझते चलते हैं। देखो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना, कुछ कुछ बेसिस पे कंपेयर करते चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, फर्स्ट वन बात करते हैं। कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि आखिरकार कौन सी पैरामीटर है जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाती है और कौन सी पैरामीटर जिसके कारण ये रिजिड कहलाती है। ठीक है, वो बस एक ही टर्म है, उसको कहते हैं हम लोग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। समझिए इस बात को कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एक्चुअली जब किसी मटेरियल में फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कम होती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो मोमेंट रेजिस्ट करने की कैपेसिटी उसके अंदर कम है। जैसे मैंने बोला फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, when the flexural rigidity is very low, then in that case the material will not be able to resist the bending moment, and hence the moment the load will act there will be deformation। ठीक है, तो इस टाइप की पेवमेंट को हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं। किसी भी मटेरियल के लिए वैलिड है। अगर मैं कोई भी मटेरियल जब अपने लोड लगाया तो उसके कारण मोमेंट जनरेट हुई, तो क्या मटेरियल उस मोमेंट को रेजिस्ट कर पा रही है? अगर कर पा रही है तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी उसके अंदर है। नहीं कर पा रही है मतलब बहुत ही लेस, बहुत ही लो है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, और सिर्फ यही वो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे फ्लेक्सिबल और रिजिड को कैटेगराइज किया जाता है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताऊंगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज वेरी लो और नेग्लिजिबल इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेवमेंट, व्हिच इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ द रिजिड पेवमेंट। ठीक है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी वेरी लो और नेग्लिजिबल। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं यहां पे देखूं कि रिजिड में क्या है, तो रिजिड में यही चीज सिग्निफिकेंट होती है। दिस वन इज सिग्निफिकेंट, सो आई कैन राइट इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट है। ये बहुत ही कम है, लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्सिबल पेवमेंट में, और उसमें सिग्निफिकेंट है। तो कंक्लूजन आपको ये समझना चाहिए कि ये जो मटेरियल है फ्लेक्सिबल पेवमेंट ऐसा जिसमें लोड लगी, मोमेंट जनरेट हुई, लेकिन वो मटेरियल मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, इसका मतलब फ्लेक्सुरल रिजिडिटी नेग्लिजिबल है और उसकी वजह से डिफॉर्मेशन विल टेक प्लेस। यहां पे क्या होगी, द मटेरियल विल हैव सिग्निफिकेंट फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ड्यू टू व्हिच द लोड विल, व्हेन द मोमेंट यू विल अप्लाई द लोड एप्लीकेशन के कारण देयर विल बी मोमेंट जनरेशन एंड द मटेरियल इज एबल टू रेजिस्ट दैट मोमेंट। ठीक है, तो ये रिजिडिटी है इसके अंदर जो इसके अंदर नहीं है। यही वो पैरामीटर है जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल रिजिड कहलाती है। अब बात करते हैं इसी की बेसिस पे कि अब नेक्स्ट है लोड ट्रांसफॉर्मेशन। लोड ट्रांसफॉर्मेशन। सो जब लोड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो लोड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज, देखो इसमें ना ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो इस पॉइंट को समझ लो, ग्रेन टू ग्रेन ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई पेवमेंट पे अगर मान लो लोड एक्ट कर रही है, अब एक एग्जांपल दिखाता हूं। देखो ये है पेवमेंट, ठीक है, और ये एग्रीगेट से बनी हुई है। सो आई विल शो यू द एग्रीगेट्स आल्सो। ये है एग्रीगेट जो इस तरीके से इंटरलॉक्ड है। ठीक है, जो पेवमेंट बनी हुई है ना, एग्रीगेट टू एग्रीगेट कुछ इस तरीके से इंटरलॉक्ड है, जो आप देख पा रहे हो। सो बेसिकली ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है, लोड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है जो मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे, जैसे मान लो कि ये कोई टायर है जिससे लोड एक्ट की, दिस वन इज द टायर। ठीक है, और इससे ये लोड एक्ट की, ये क्या है, व्हील लोड, व्हील लोड एक्ट की। तो होगा क्या कि जैसे ही व्हील लोड एक्ट की, ठीक है, ये लोड यहां से ट्रांसफर होगी। नाउ यू कैन सी ये लोड यहां से ऐसे ट्रांसफर, यहां से ऐसे ट्रांसफर, यहां से ऐसे ट्रांसफर।
अब ये लोड यहां पे जिस एग्रीगेट के पास वो लोडिंग आई, वो एग्रीगेट विल ट्रांसफर द लोड टू अनदर एग्रीगेट विच आर इन कॉन्टैक्ट। नाउ यू कैन सी ये इस तरीके से ट्रांसफर हो रही है। यू कैन सी ये अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू लोड का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। सो दिस वन इज कॉल्ड एज द लोड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो एग्रीगेट टू एग्रीगेट लोड की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ऐसा सिर्फ एंड सिर्फ फ्लेक्सिबल पेमेंट में होती है। ठीक है, सो इस चीज को मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, समझो। ठीक है, तो ये है लोड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के थ्रू लोड ट्रांसफर हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के थ्रू लोड की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। यह है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लेकिन इसी को जब आप रिजिड पेमेंट में बोलेंगे तो रिजिड पेमेंट में यही लोड ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक अलग है। यहां क्या होती है ना कि लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो यहां है लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका ना टेक्निक आप समझो कि जैसे हमने आपको बताया कि इसमें ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफॉर्मेशन होती थी फ्लेक्सिबल वाले में। रिजिड वाले में क्या होती है कि जो आप बनाते हो ना लेयर, वो एक्चुअली एक रिजिड स्लैब बनती है जो कि पीसीसी आरसीसी की हो सकती है। तो ये सीमेंट कंक्रीट है बेसिकली। तो सीमेंट कंक्रीट से जो आप लेयर बनाते हो, आफ्टर मेकिंग अ सीमेंट कंक्रीट all together the aggregate cement and everything, the concrete, the wet concrete after getting drier, ठीक है, वो setting out होने के बाद it will actually behave like a single unit। वो पूरा स्लैब एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा। तो जब आप लोड एक्ट करोगे ना, तो लोड इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट। द कंप्लीट लेयर विल एक्ट एज अ स्लैब and that slab will transfer the load to the another layer। so here layer to layer load transformation is there। कहने का क्या मतलब हुआ वो भी आप यहां पे देख सकते हो। जैसे मान लो कि ये है पेवमेंट स्लैब। ठीक है, इसको बोल सकते हैं हम लोग पेवमेंट स्लैब। पेवमेंट स्लैब, और पेवमेंट स्लैब में जैसे ही लोड एक्ट की, ये यहां से लोड एक्ट की, ठीक उसी तरीके से जैसे अभी दिखाया था। दिस इज व्हील लोड एक्ट की। तो ये व्हील लोड एक्ट करेगी ना, तो ये पूरा लोड को एक्चुअली बॉटम पे ऐसे ट्रांसफर करती है। यू कैन सी सो लोड इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। द व्हील लोड विच यू कैन कंसिडर एज कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्लैब। तो ये इसमें क्या हुआ ना कि इसके अंदर भी तो ग्रेन्स हैं, लेकिन लोड ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रेन कहीं पे पिक्चर में नहीं आया। ये पूरा ग्रेन से बनी हुई जो पूरी स्लैब है वो एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करती है। तो लोड की ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली लेयर टू लेयर हो रही है। बात क्लियर? अब यहीं पे कंक्लूड करो। मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया कि जब पेमेंट की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल रिजिडिटी इसमें वेरी लो एंड नेग्लिजिबल होती है, जो कि इसमें सिग्निफिकेंट होती है। फिर मैंने बताया कि लोड ट्रांसफॉर्मेशन की जब बात करो तो लोड ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है, जो कि इसमें लेयर टू लेयर लोड ट्रांसफॉर्मेशन होती है। सो द व्हील लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्लैब, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब ये वाली प्रॉब्लम, अब ना थोड़ा सा आगे बढ़ो और खुद ही सोचो कि जब लोड ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से है तो एक और फेलियर सोच के देखो आप। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि नीचे अगर कहीं पे भी आप अगर पेवमेंट की बात करो तो अगर कहीं पे भी पेवमेंट में अगर फेलियर हो जाए ना बॉटम लेयर पे, वैसे आप एक आइडिया जान लो कि जनरली जो फ्लेक्सिबल, वो भी दिखाऊंगा लेकिन आप अभी जान लीजिए, अगले पॉइंट्स में दिखाएंगे आपको। आप समझो कि नंबर ऑफ लेयर्स की जब बात करते हैं ना तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सब मिला के 4 लेयर्स होते हैं। अगर मैं बॉटम से टॉप तक काउंट करूं सो इट इज सब ग्रेड, सब बेस, बेस एंड सरफेस कोर्स।
You need to understand in case of the flexible pavement we have total 4 number of layers from bottom to top. If you see, it is subgrade, subbase, base coats and surface coats. But in case of the rigid pavement we don't have any subbase coats, we have only 3 layers which are subgrade, base coats and surface coats, which is the pavement slab. Now suppose if you have any failure in the bottommost layer which is subgrade, out of the 3 or 4, the bottom is same which is subgrade. Subgrade soil is the common layer for चाहे आप rigid pavement बनाओ या फिर आप flexible बनाओ, तो वो layers में जो bottom most layer है वो तो हमारी subgrade ही रहेगी. तो आपको ये समझना है कि subgrade में अगर कहीं पे failure आ गई, तो फेलियर कहने का मतलब क्या है कि वहां पे सीपेज की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आपने कॉम्पैक्ट सही तरीके से नहीं किया जिसकी वजह से वो गड्ढा बन सकता है वहां पे. सो देयर मे बी सम प्रॉब्लम इन द सबग्रेड लेयर. सो इफ देयर इज एनी फेलियर इन द सबग्रेड लेयर लो, देन व्हाट विल हैपन ड्यू टू ग्रेन लोड ट्रांसफॉर्मेशन, द सेम फेलियर विल बी अपीयर टू द टॉप ऑल्सो. But when we talk about the subgrade failure in case of the rigid pavement, then for a small area you will see there is a failure in the subgrade, but at the top we have a pavement slab which is rigid in nature, may be made by the RCC or PCC. So this particular slab will act as a bridge over the small cavity failure of the subgrade. तो अगर subgrade पे कुछ failure आई तो यहां पे फेलियर टॉप पे नजर आ जाएगी, लेकिन इसमें अगर सबग्रेड में फेलियर आ गई तो वो टॉप स्लैब उसके ऊपर ब्रिज की तरफ बिहेव करेगा, आपको दिखाई भी नहीं देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई फेलियर हो गई है. ठीक है, अब उसको भी डायग्राम से मैं दिखाता हूं. नेक्स्ट इज थर्ड वन, फेलियर. फेलियर देखो, जब फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग फेलियर की बात करते हैं तो उसमें होती क्या है ना कि जैसे कि 4 लेयर्स हैं पेमेंट में, सब मिला के 4 लेयर्स हैं, सबग्रेड, सब बेस एंड सरफेस कोर्स. तो अगर सबग्रेड में अगर कोई फेलियर आ गई, जो कि मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, यू कैन सी दिस वन इज द सबग्रेड लेयर which has failure. ये देखो सबग्रेड लेयर. अब ये सबग्रेड में if there is any failure, what will happen to the subbase course? Since there is no any flexural rigidity, the subbase course will take the shape of the same, like this. Then base course will also take the shape of this failure, and ultimately the surface course will also take the shape of this surface, like this. तो ये है subgrade, ये है subbase course, ये है base course और ये है surface course. So मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, if there is any failure at bottom, then the failure will be appeared to the top. ठीक है, और वही चीज अगर रिजल्ट में देखो तो अलग सिचुएशन है. ठीक है, दिखाता हूं मैं आपको. सो वी कैन राइट हियर, इफ देयर इज एनी फेलियर एट बॉटम, जैसे यहां पे देखा आपने. ठीक है, नाउ वी हैव इसी का फेलियर अगर आप रिजिड में सोचो. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ देयर इज एनी फेलियर एट बॉटम, देन द स्लैब विल एक्ट एज अ ब्रिज ओवर द स्मॉल कैविटी. सो इफ देयर इज एनी फेलियर at bottom, then the slab will act as a bridge over a small cavity. इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो आप समझो कि ये है, मान लो कि सबग्रेड, और इस पे सबग्रेड पे अगर कोई फेलियर आई. ठीक है, दिस वन इज द सबग्रेड वी हैव. तो सबग्रेड के फेलियर के कारण ये जो सरफेस कोर्स, ये हमारी जो लेयर है, दिस वन इज द रिजिड स्लैब, यू कैन सी.
तो ये रिजिड स्लैब एक ब्रिज की तरह बिहेव कर रही है। अब आप इन दोनों में डिफरेंस ये समझ लो कि whenever we talk about any failure in the bottom in flexible pavement, then failure is getting transferred layer by layer, and you will see ultimately the failure will be appear to the top layer, which is surface course. But when we talk about the similar failure in case of the rigid pavement, then if there is any failure, then slab will not take the shape because it has the flexural rigidity, and this failure will not be appear to the top. मतलब ऊपर से देख करके आपको पता भी नहीं लगेगा कि अंदर कोई फेलियर हो चुकी है, जो कि इसमें आपको पता लग जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट। अभी हमने तीन पॉइंट बता दिए, अब चौथे पॉइंट पे चलते हैं। नंबर ऑफ लेयर्स क्या है? तो मैंने अभी कई बार बताया भी आपको, इस बात को समझिए कि 4 लेयर्स यहाँ पे, 3 लेयर्स यहाँ पे। तो इसके जो 4 लेयर्स हैं, इसमें सबग्रेड, सब बेस एंड सरफेस, और इसमें जो होते हैं वो होती है सबग्रेड, सब बेस कोर्स नहीं होती, सीधा होती है बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। सो आई विल शो यू दैट आल्सो। सो let's move to the deep number of layers 4, और वो 4 layers क्या हैं वो भी देख लो। So ये है subgrade, you can see this one is subgrade, this one is sub base course, this one is base course, and this one is surface course. तो number of layer आप देखो, layer number 1, layer number 2, layer number 3 and layer number 4। आप देखो सब मिला के 4 layers हैं। ठीक है, now we have, इसमें देखें number of layers, थ्री लेयर्स हैं। सो नंबर ऑफ लेयर्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 हो गए, और 3 में क्या क्या आते हैं वो भी देख लो। तो ये है सब ग्रेड, ये है बेस कोर्स, और ये है सरफेस कोर्स। सो लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3 यू कैन सी, सब मिला के। तो उसमें क्या नहीं है? सब बेस कोर्स नहीं है। ठीक है, बात अगर करोगे मटेरियल क्या यूज होती है, तो एक बेसिक आइडिया जान सकते हो कि सबग्रेड तो सॉइल होती है बेसिकली, यहाँ भी सॉइल है। ये जो सब बेस कोर्स लगती है, ये लगती है ग्रेनुलर सब बेस, GSB। ठीक है, उसके अलावा बेस कोर्स में या तो WBM लगा लो या फिर WMM लगा लो, वाटर बाउंड मैकाडैम या फिर वेट मिक्स मैकाडैम, यहाँ भी WBM या फिर WMM। इसकी सरफेस कोर्स में आप लगाते हो बिटुमिनस कंक्रीट, बिटुमिनस कंक्रीट लगती है, और इसके सरफेस कोर्स में आप बनाते हो स्लैब सीमेंट कंक्रीट की, जो कि PCC हो सकती है या फिर RCC हो सकती है। क्लियर टू यू? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। नेक्स्ट डिफरेंस, E जॉइंट्स। जॉइंट्स, अब देखो जब फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट जब बनाई जाती है, सो इट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट एनी जॉइंट। यू नेवर प्रोवाइड एनी जॉइंट इन केस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट बिकॉज यू डोंट रिक्वायर। देखो जॉइंट का नीड क्या है ये समझो आप। बेसिकली जो जॉइंट लगते हैं ना, उसका नाम होता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि रिजिड पेमेंट में लगती है, फ्लेक्सिबल में नहीं। This expansion and contraction you require because there is a problem of expansion and contraction in case of the rigid material. So if when you have any rigid material, जैसे कि concrete slab की बात करो, so over the longer length it will be acting as a single unit. So when the temperature will change, there will be expansion and contraction. Due to expansion and contraction, since the pavement is changing its dimension, you need to provide a joint also in order to avoid the failure and the crack development in the pavement. तो आप सोचो कि सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कौन किया, तो आप बोलोगे रिजिड पेवमेंट, तो डायमेंशन चेंज करने के चांसेस किस में होंगे? सिर्फ रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल में नहीं। ठीक है, और फ्लेक्सिबल में क्या हो जाएगी, अगर मान लो कि टेम्परेचर बढ़ती है, तो ये तो ग्रेन बाय ग्रेन बिहेव कर रहा था, तो इसमें क्या है कि एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव ही नहीं करता, तो इसके डायमेंशन में चेंजेस नहीं आते, और इसीलिए आपको ज्वाइंट चाहिए नहीं है। सो अगर मैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट में ज्वाइंट की बात करूंगा, तो मैं लिखूंगा नो ज्वाइंट्स रिक्वायर्ड, लेकिन जब रिजिड पेवमेंट की बात करूंगा, तो हियर यू नीड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स। सो
नो ज्वाइंट्स रिक्वायर्ड। और इसमें अगर ज्वाइंट्स की बात करो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड। ठीक है, सो ये हुई ज्वाइंट की बात। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे डिफरेंसेस बता दिए अभी। ठीक है, और आपको आइडिया तो लग चुका होगा अब तक कि फ्लेक्सिबल पेमेंट किसे कहते हैं और रिजिड पेमेंट किसे कहते हैं। पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आपको याद होगा, फ्लेक्सिबल रिजिडिटी ही मेन क्राइटेरिया है जिसकी वजह से डिफरेंसेस आते हैं। अच्छा, चूंकि हमें डिज़ाइन भी पढ़ना है, मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल और रिजिड का हमें डिज़ाइन भी पढ़ना है, तो हम लोग अभी डिज़ाइन भी डिस्कस करेंगे इन सब का। तो डिज़ाइन के लिए इसमें IRC की अलग कोड है, IRC 37 यूज़ होती है, और इसमें IRC की अलग कोड है, इसमें IRC 58 यूज़ होती है। सो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो कि IRC का कौन सा हम लोग कोड यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज़ IRC 37 2018 जो हम लोग यूज़ करेंगे। ये सबसे रिसेंट कोड है 37 2018। ठीक है, ये रिसेंट में आया है, और इसमें है IRC 58 2015, ये इसका रिसेंट है। हम लोग इन सबको डिस्कस करेंगे। तो अब मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी पॉइंट्स आपने अभी समझे हैं, एक एक करके सबको लिखते चले जाओ डिफरेंस में जो आपने पढ़ा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें यहाँ से लिखना। चलो, दिस डिफरेंस इज नाउ फिनिश्ड। लेट मी रिमाइंड यू, हम लोग पेमेंट डिस्कस कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ पेमेंट क्या है। उसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था इसमें, वो हमने बता दिया कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखेंगे कि बाकी के जो दो पेमेंट है, एक का नाम था सेमी रिजिड, दूसरे का नाम था कंपोजिट, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमी रिजिड, थर्ड वन सेमी रिजिड पेमेंट। सेमी रिजिड पेमेंट। अब देखो, जैसे मैं अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करूं, तो आप ना फ्लेक्सिबल पेमेंट का लेयर्स वगैरह अभी आप जानते हो। सो मैं आपको वो लेयर्स भी समझाता हूं, और आप देखना और समझना भी। यहाँ पे दिस वन इज सबग्रेड, समझिएगा, this one is subgrade, this one is sub base course and this one is base course, और ये क्या है, सरफेस कोर्स। आप समझो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो पेमेंट है ये 4 लेयर सिस्टम में बनी हुई है। सो मैं ऐसा बोलूँगा, दिस इज 1 2 3 4। ठीक है, कौन सी पेमेंट है, फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये जो देखा हमने, दिस इज फ्लेक्सिबल पेमेंट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, यही डायग्राम मैं दोबारा दिखा रहा हूं अब व्हेन द सब बेस कोर्स एंड द बेस कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, इफ यू रिप्लेस दिस 2 लेयर बाय द पोज़ोलानिक कंक्रीट। पोज़ोलानिक कंक्रीट होती क्या है, इट इज फ्लाई ऐश प्लस लाइम प्लस एग्रीगेट। ठीक है, अब इसी का मैं एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड।
यहाँ देखो, अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें है क्या ये भी देख लो आप। दिस वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अनदर मटेरियल। अब अभी जो प्रोवाइड करें ना, ये क्या है, इफ द सब बेस कोर्स एंड बेस कोर्स ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज रिप्लेस्ड बाय पोज़ोलानिक कंक्रीट, ये पोज़ोलानिक कंक्रीट है। सो दिस नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 3 लेयर सिस्टम बन जाएगी अब पेवमेंट की, ठीक है, और ये जो लेयर लग रही है ये है पोज़ोलानिक कंक्रीट, ठीक है, दिस इज पोज़ोलानिक कंक्रीट। सो नाउ यू कैन सी, ये डायग्राम ही आपको एक्सप्लेन कर देगा कि सेमी रिजिड कहने का मतलब क्या है। आप खुद सोचो कि जब हम लोग फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाते हैं तो सब ग्रेड है, सब बेस है, बेस एंड सरफेस है, 4 लेयर्स हैं। ये सब फ्लेक्सिबल मटेरियल है, भी फ्लेक्सिबल 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 फ्लेक्सिबल। आपने क्या किया कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट के जो मिडल के 2 लेयर्स हैं, लेयर 2 एंड लेयर 3, विच इज सब बेस कोर्स एंड बेस कोर्स, इफ यू रिप्लेस द सब बेस कोर्स एंड बेस कोर्स बाय पोज़ोलानिक कंक्रीट, देखो बॉटम सेम है, टॉप सेम है, बीच में दोनों को हटा करके क्या लगा दिया, पोज़ोलानिक कंक्रीट, देन दिस टाइप ऑफ द पेवमेंट विल बी कॉल्ड एज द सेमी रिजिड पेवमेंट। Why it is called semi rigid? Because the strength of this pavement is actually more than the flexible pavement but less than the rigid pavement. इसकी स्ट्रेंथ पोज़ोलानिक कंक्रीट लग जाने के कारण अब इसमें क्या है ना, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी होती है, ठीक है, जो कि इसमें नहीं थी, नेग्लिजिबल थी, यहां पे होती है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। इसके कारण इस फ्लेक्सिबल पेवमेंट के अंदर अब थोड़ी सी रिजिडिटी आ गई, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये फ्लेक्सिबल नहीं रह गई है लेकिन फुल्ली रिजिड भी नहीं हो पाई है। तो ऐसा पेवमेंट जो कि फ्लेक्सिबल से बेटर हो और रिजिड से बेटर नहीं हो, उसके बीच में स्ट्रेंथ एग्जिस्ट करती है, इसको कहते हैं हम लोग सेमी रिजिड पेवमेंट। सो आई कैन राइट हियर, if sub base course and base course of flexible pavement is replaced by पोज़ोलानिक कंक्रीट। अच्छा, पोज़ोलानिक कंक्रीट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीसी कहते हैं, ठीक है, और पोज़ोलानिक कंक्रीट किसकी चीज से बना होता है ये भी जान लो, दिस इज फ्लाई ऐश प्लस लाइम प्लस एग्रीगेट, ठीक है। So if the sub-base course and base course of a flexible pavement is replaced by pozzolanic concrete, then pavement is called as semi-rigid pavement. ठीक है, सेमी रिजिड पेवमेंट समझ में तो इस डायग्राम से ही आपको आ गया होगा, ठीक है। पोज़ोलानिक कंक्रीट किसको बोलेंगे, फ्लाई ऐश से, लाइम से और एग्रीगेट से मिलाकर बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव, ये तीसरा टाइप का पेवमेंट हो गया, एक और है फोर्थ टाइप, इसको बोलते हैं कंपोजिट पेवमेंट। सो नाउ वी हैव फोर्थ वन, कंपोजिट पेवमेंट। कंपोजिट पेवमेंट की जब बात करते हैं तो पहले तो ये समझो कि कंपोजिट पेवमेंट नाम से भी क्लियर हो रहा है क्या, कि दो चीजों से मिला करके बनाए हो आप, मतलब इसमें फ्लेक्सिबल भी है और इसमें रिजिड भी है। बनती कैसे है कि अगर कोई रिजिड पेवमेंट के ऊपर आपने एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट का लेयर बनाया है, मतलब कि बिटुमिनस कंक्रीट, इफ यू प्रोवाइड द बिटुमिनस कंक्रीट ओवर द सीमेंट कंक्रीट रोड, देन दिस टाइप ऑफ पेवमेंट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट पेवमेंट। तो कभी भी अगर आप बिटुमिनस कंक्रीट का लेयर लगाते हो एट द टॉप ऑफ द रिजिड कंक्रीट, रिजिड स्लैब, तो रिजिड स्लैब मतलब कि आपकी जो रिजिड पेवमेंट है उसके ऊपर आपने फ्लेक्सिबल का टॉप लेयर लगा दिया, ठीक है, तो उस केस में दिस टाइप ऑफ द पेवमेंट इज कॉल्ड एज द कंपोजिट पेवमेंट, ठीक है। नाउ देखो, इफ बिटुमिनस कंक्रीट, बिटुमिनस कंक्रीट होती क्या है,
आइडिया भी समझ लो। बिटुमिन से, बिटुमिन, ठीक है, बिटुमिन कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट फिलर को हॉट मिक्स प्लांट में मिक्स करके बनाते हैं, जिससे रोड बनती है ना, ब्लैक कलर की रोड जो बनती है वो होती है मटेरियल बिटुमिनस कंक्रीट। आपने क्या किया, स्लैब के ऊपर उस बिटुमिनस कंक्रीट को लगाया है। सो इफ बिटुमिनस कंक्रीट इज प्रोवाइडेड as the wearing course over cement concrete road, then pavement is termed as composite pavement। अगर इसको डायग्राम में समझोगे तो ऐसा देख सकते हो कि ये है स्लैब, ठीक है, ये है रिजिड स्लैब, और इसके ऊपर यहाँ देखो ये है रिजिड स्लैब, और ऐसे कई सारे रिजिड स्लैब है, ये देखो। जॉइंट बाई जॉइंट होगी ना, क्योंकि आप जानते हो कि रिजिड पेवमेंट में तो जॉइंट होती है, तो ये वही जॉइंट दिखाया हुआ है। और इसके ऊपर से देखो ये है, दिस यू कैन सी बिटुमिनस कंक्रीट। सो आपको देखो इस पेवमेंट में आपको ये नजर आना चाहिए कि नीचे एक्चुअली सीसी पेवमेंट है और ऊपर से बिटुमिनस कंक्रीट इज एक्चुअली एज अ वियरिंग कोर्स। वियरिंग कोर्स मतलब टॉप लेयर, तो ये यहाँ पे एक टॉप लेयर की तरह एक्ट कर रही है। सो आपको अब समझ में आना चाहिए कि ये दोनों लेयर्स क्या क्या हैं। ये क्या है, दिस इज सीसी पेवमेंट, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट, और ये क्या है, बिटुमिनस कंक्रीट। ठीक है, so whenever the bituminous concrete is provided at the top of the cement concrete pavement, then this type of the pavement is called as the composite pavement. I hope it is now clear to you. मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिज़ाइन पढ़ना है बेसिकली। तो हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे। मैंने इंट्रोडक्शन में चारों टाइप बताया, लेकिन डिज़ाइन आपको दो ही पढ़ना है सिलेबस में, एक है फ्लेक्सिबल, दूसरा है रिजिड। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहले आप इसे कंप्लीट कर लो। यहाँ से कंप्लीट कर लो। चलो फिनिश हो गया। चलो इसको हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। नाउ अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले फ्लेक्सिबल पेवमेंट, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग रिजिड पेवमेंट। तो पहले फ्लेक्सिबल पेवमेंट विल स्टार्ट नाउ। सो लेट्स स्टार्ट, ए और बी करके लिख रहा हूँ। ए है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, बी है रिजिड पेवमेंट। सो ए फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में पढ़ना क्या है, बेसिकली डिज़ाइन पढ़ना है आपको कि डिज़ाइन कैसे करेंगे और डिज़ाइन करते क्या है पेवमेंट में। जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग थिकनेस की डिज़ाइनिंग करते हैं कि कितनी थिकनेस चाहिए पेवमेंट की, और थिकनेस की डिज़ाइनिंग आप समझ सको उसके लिए एक टॉपिक और आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डिज़ाइन पैरामीटर्स, कि कौन कौन सी पैरामीटर है जो हम लोग डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। वो पैरामीटर समझेंगे तभी आपको आगे की डिज़ाइन समझ में आएगी। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ डिज़ाइन पैरामीटर्स। लेट्स स्टार्ट डिज़ाइन पैरामीटर्स। डिज़ाइन पैरामीटर्स में सबसे पहला एक कॉमन टर्म यूज होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सल लोड। पहले समझो आप, स्टैंडर्ड एक्सल लोड।
अब एक्सल का मतलब और व्हील का मतलब हमेशा अलग समझना है, आपको विजुअलाइज करना है कि एक्सल क्या है और व्हील क्या है। सो हालांकि मैं ये चीज़ पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये है शाफ्ट ऑफ द एक्सल और वहीं पे दिखाता हूँ व्हील। सो आई विल शो यू कि दिस वन इज द व्हील ऑफ द एक्सल। ये टायर है, ठीक है। कई बार डबल डबल व्हील की असेंबली भी होती है, लेकिन अभी मैंने आपको सिंगल दिखाया है सिर्फ। सो ये इस तरीके से टायर्स हैं, यू कैन सी। ठीक है। सो आप समझो, ये ऑल टुगेदर इट इज नोन एज एक्सल। ये ऑल टुगेदर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज व्हाट? एक्सल। ये क्या है? एक्सल। और वहीं पे ये जो देख रहे हो ये क्या है? दिस इज व्हील। ठीक है। सो नाउ आई विल गिव यू वन आइडिया, लाइक व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कि इस एक्सल से कितनी लोड ट्रांसफर होनी चाहिए। आखिरकार रोड को जब डिजाइन करते हो तो डिजाइन आप किसके लिए करते हो? लोड के लिए, ठीक है। तो मैं पूछूं कि रोड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे कितना लोड आप ट्रांसफर करोगे उसके बेसिस पे। तो लोड ट्रांसफर कैसे होगी रोड पे? एक ही जरिया है, कैसे? व्हीकल के व्हील से। तो व्हीकल की व्हील बेसिकली एक्सल्स में ऐसे बनी होती है हमेशा। तो एक्सल पे कितनी लोड हम लोग सोचते हैं डिजाइन के लिए, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सल लोड। और उस स्टैंडर्ड एक्सल लोड की वैल्यू यहां पे मैं लिखता हूं, स्टैंडर्ड एक्सल लोड इज इक्वल टू, अगर किलोग्राम में देखो तो कोड में दिया गया था 8170 किलोग्राम। ये पुराने कोड में लिखा था, बाद में इसी को राउंड ऑफ करके टन्स में लिखा गया और वो टन्स की लोड है 8.2 टन्स। ठीक है। और अभी की जो कोड है, अभी आप कौन सा कोड पढ़ने वाले हैं? 37 2018, द मोस्ट रिसेंट वन। अब उस कोड के हिसाब से अगर देखो तो वहां पे टन्स में और किलोग्राम में नहीं लिखा वैल्यू को, उन्होंने यूज किया है वैल्यूज को किलो न्यूटन में। सो दे यूज 80 किलो न्यूटन। ये किसकी वैल्यू है? ध्यान रहे। सो स्टैंडर्ड एक्सल लोड मतलब जो एक्सल होती है उस एक्सल के थ्रू कितनी लोड ट्रांसफर होगी, तो उसकी बेसिस पे अगर मैं लिखूं कि व्हील लोड कितनी आएगी, सो आप बता दो व्हील लोड कितनी आएगी? व्हील लोड, सो व्हील लोड, अगर हम लोग व्हील लोड की बात करें तो व्हील लोड यहां से, अब ना नोटेशंस भी अलग हैं, ये भी मैं दिखा दूंगा। व्हील लोड को बेसिकली कैपिटल पी से लिखते हैं, याद रखना कैपिटल पी से हमेशा व्हील लोड को लिखा गया है पूरे डिजाइन में। और जहां जहां एक्सल लोड आएगी वहां पे नोटेशन कैपिटल एल लिखा गया है। L is the एक्सल लोड एंड P is the व्हील लोड। तो आप खुद सोचो कि अगर एक्सल पे लोडिंग है, अगर अभी के हिसाब से देखें किलो न्यूटन में 80 है, तो एक व्हील पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितनी आ जाएगी? 40। उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? व्हील लोड इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 40 किलो न्यूटन, या फिर इसी को, अब इसकी बात कोड करता नहीं, कोड सिर्फ एक्सल के टर्म्स में लिखा है, बाकी व्हील में आप खुद कन्वर्ट करते हो। तो अगर मान लो 8170 किलोग्राम हुई एक्सल की लोडिंग, तो एक व्हील पे व्हील लोड लिखे हो गया 40, ठीक, कितना हो जाएगा? 4085 किलोग्राम। अगर उसी को टन्स में करोगे तो 4.1 टन्स, और किलोमीटर में लिखोगे तो 40 किलो न्यूटन, लाइक दिस। ठीक है। तो आप समझो कि पूरे चैप्टर में आपको कई बार ये देखने को मिलेगा कि भाई स्टैंडर्ड एक्सल लोड के हिसाब से कितनी हो रही है। तो स्टैंडर्ड एक्सल लोड का मतलब है कि द लोड विच यू कंसीडर ऑन एनी एक्सल फॉर डिजाइनिंग ऑफ द रोड। ऐसा है कि आप रोड की डिजाइनिंग करने में ये वाला लोड कंसीडर करके चलते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोड अप्लाई करना है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि डिजाइन में आपने कंसीडर किया है, एक्चुअल व्हीकल पे लोड आप इससे कम रखना चाहोगे। ठीक है। तो यहां पे समरी सिर्फ इतना ही है कि जब जब स्टैंडर्ड एक्सल लोड की बात आए, वो ध्यान रखना है आपको, ये वाली वैल्यू है इसकी। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पैरामीटर। नेक्स्ट पैरामीटर इज दिस सेकंड पैरामीटर, इसको बोलते हैं रिजिडिटी फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में इसको RF भी कहते हैं। तो दिस रिजिडिटी फैक्टर इज बेसिकली
द कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर का रेशियो है ये। कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। कभी भी जब आपको रिजिडिटी फैक्टर चाहिए होगी तो कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर की रेशियो होती है। वैसे मैं बता दूं कि फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर डिजाइन contact pressure is taken same as the tire pressure and its value is taken as 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब डिज़ाइन होती है ना तो डिज़ाइन में आप हमेशा ही इस वैल्यू को 7 लेके चलते हो, या फिर ऐसा समझो कि जब डिज़ाइन होती है तो आप हमेशा इन दोनों की वैल्यू को इक्वल लेके चलते हैं। मतलब रिजिडिटी फैक्टर 1 के लिए डिज़ाइन की जाती है, पेमेंट को डिज़ाइन करते हो रिजिडिटी फैक्टर 1 के लिए, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर की वैल्यू हमेशा इक्वल लेके चलती है। अब क्या है कि इस कॉन्सेप्ट को याद इसलिए भी रखना जरूरी है कि कई बार क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो आपको जरूरत है टायर प्रेशर की, लेकिन दिया हुआ है कॉन्टैक्ट प्रेशर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी टेकन सेम एज द टायर प्रेशर। ठीक है, कई बार आपको टायर प्रेशर दिया रहेगा, कॉन्टैक्ट प्रेशर की जरूरत है, कई बार कॉन्टैक्ट प्रेशर दिया हुआ टायर प्रेशर की जरूरत है। ध्यान रखना है दोनों की वैल्यू सेम लेके चली जाती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिजिडिटी फैक्टर। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपने ये तो समझ लिया कि कॉन्टैक्ट प्रेशर टायर प्रेशर की रेशियो है एंड यू डिजाइन ऑलवेज फॉर रिजिडिटी फैक्टर 1। But now you need to understand what is the meaning of the contact pressure and what is the meaning of the tire pressure. So let's start that discussion. मैं अगर बोलूं contact pressure तो आप पहले समझिए यहां पे contact pressure। ठीक है, contact pressure को ऐसे समझो कि कभी भी किसी टायर में, जैसे मान लो कि ये है टायर, ठीक है, ये है टायर और ये है टायर और इस तरीके से ठीक है, कुछ ऐसा है ना, एग्जिट से कनेक्टेड है टायर। ठीक है, अब सोचो जरा कि इस टायर से अगर मैं किसी रोड की बात करूं तो मान लेते हैं कि यहां पे ये रोड है, दिस वन इज द रोड। तो पहले तो आप इससे विजुअलाइज करो अच्छे से कि रोड का मतलब ये यहां से यहां तक आया, कांटेक्ट इतनी ही हो रही है। अब मैं आपको टायर प्रेशर एंड कांटेक्ट प्रेशर दोनों ही विजुअलाइज कराता हूं। आप सोचो, आप जानते हो ना कि टायर में आप हवा भराते हैं। ठीक है, सो जो आप प्रेशर टाइट करते हो टायर के अंदर, तो आप समझिए कि आप किसी पेट्रोल पंप पे जाओ, वहां पे देखो कि टायर में हवा भरते हैं, तो वो जो उसके कारण जो उसके टायर में प्रेशर आती है, इंटरनल प्रेशर थ्रू दैट गैस, ठीक है, दैट इज नोन एज द टायर प्रेशर। जो इसके अंदर की प्रेशर होगी ना, आप इस बात को समझो, उसके अंदर की प्रेशर जो होगी उसको बोलते हैं हम लोग टायर प्रेशर। तो ये क्या है, प्रेशर इनसाइड द टायर inside the is tire pressure। ठीक है, और जो कांटेक्ट प्रेशर है वो क्या है, वो अलग से आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आर यू एबल टू सी दिस मच पार्ट ऑफ द टायर इज एक्चुअली इन द कांटेक्ट विद द रोड सरफेस। तो ये जो कांटेक्ट है, और वहीं पे अगर मैं बोलूं कि एरिया यहाँ पे देखो, ये कांटेक्ट है एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये यहाँ से दिस वन इज द व्हील लोड P और ये क्या है, दिस वन इज कांटेक्ट एरिया। ये है कांटेक्ट एरिया। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि ये कांटेक्ट एरिया है जो आप देख रहे हो, तो कांटेक्ट एरिया का शेप क्या है, पहले ये समझते हैं कि जब एक टायर रोड को कांटेक्ट करती है ना, व्हेनेवर अ टायर टचेस द रोड, then there will be a contact between the tire and road surface. That contact has a shape, that actual shape is actually elliptical in nature. ये जो शेप है ना, ये ऐसे elliptical बनती है, शेप elliptical. So this contact area actually elliptical in nature, the shape is elliptical in nature, but for simplicity of calculation we take it as circular in nature.
तो मैं इस कॉन्टेक्ट एरिया पे ये कह सकता हूं कि यहीं पे देखो एक्चुअल शेप एंड अज्यूम्ड शेप दोनों की बात मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। एक्चुअल शेप एलिप्टिकल, ठीक है, और वहीं पे अज्यूम्ड शेप इज सर्कुलर। सर्कुलर, तो आप समझो कि कॉन्टेक्ट एरिया अज्यूम्ड की गई है सर्कुलर, और इसीलिए अब अगर मैं यहीं पे देखूं कि अगर इसका एरिया ये अगर देखो तो ये तो साइड भी देख रहे हो ना, इसी का मैं अब यहाँ पे टॉप भी दिखाऊं तो ये अज्यूम्ड है सर्कुलर इन नेचर, ये कुछ ऐसा, ठीक है। दिस इज द कॉन्टेक्ट एरिया, यू कैन सी, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, अज्यूम्ड सर्कुलर और इसीलिए ये हमारी कॉन्टेक्ट एरिया कहलाएगी, और वहीं पे इसकी रेडियस को हम लोग शो कर सकते हैं। सो यहाँ से मैंने इसका रेडियस शो किया है दिस। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो देखो, दिस इज स्मॉल a। अब यहाँ पे नोटेशन यूज होता है स्मॉल a एंड कैपिटल A। सो व्हाट आई कैन राइट, स्मॉल a इज एक्चुअली रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, and we represent capital A as contact area। so ये नोटेशन जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, फ्लेक्सिबल रिजिड सभी में आपको काम देगा, ध्यान रखिएगा कि कॉन्टैक्ट एरिया एक्चुअल जो शेप होती है वो एलिप्टिकल होती है, लेकिन इसको अज्यूम की जाती है सर्कुलर। किसके किसके बीच का कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द टायर एंड रोड सरफेस। अब ये कॉन्टैक्ट का शेप बता दिया, तो ये इसी के नीचे मैंने ये सर्कुलर शेप ड्रॉ किया, अज्यूम्ड सर्कुलर है, तो स्मॉल a इज द रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया एंड कैपिटल A इज द कॉन्टैक्ट एरिया। सो सिंस वी हैव अज्यूम्ड इट एज सर्कुलर, कैन वी कैलकुलेट द कैपिटल A वैल्यू आल्सो। सो आई कैन राइट इट इज पाई a स्क्वायर, यही हो जाएगी क्या कॉन्टैक्ट एरिया। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द व्हील लोड P। So on the basis of the wheel load P and the contact area A, we can now calculate what is the contact pressure. So here we can write, if wheel load is P, is equal to P, then contact pressure स्मॉल p से डिनोट करते हैं इसको, एंड दिस इज इक्वल टू, ये होगी क्या, व्हील लोड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया, दैट इज पाई a स्क्वायर, यू कैन सी। सो ये हो जाएगी कॉन्टैक्ट प्रेशर। अभी आपको समझ में आना कि व्हील लोड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया है ये। सो दिस इज बेसिकली व्हील लोड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि कांटेक्ट पे जो प्रेशर आती है, बेसिकली इस टायर वाले सिस्टम को देखो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये है टायर, एंड टायर की जो कांटेक्ट हो रही है वो रोड के साथ हो रही है। तो जितना एरिया टायर का कांटेक्ट में आया उसको बोलेंगे कांटेक्ट एरिया, जिसकी एक्चुअल शेप होती है एलिप्टिकल, लेकिन अज्यूम करते हैं हम लोग सर्कुलर। किस लिए, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए। ये तो था कांटेक्ट प्रेशर की बात। टायर प्रेशर का मतलब क्या है, द प्रेशर इनसाइड द टायर इज कॉल्ड एज द टायर प्रेशर। And whenever we talk about this two, so there is a proper relation and you feel actually sometimes rigidity and sometimes comfort. तो आप समझो कि टायर प्रेशर अगर कम हो जाए तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम, रिजिडिटी फील होगी रोड पे। आप सोचो ना, आपने कई बार साइकिल भी चलाया होगा, अगर टायर में हवा कम होती है तो यू फील एक्चुअली डिस्कम्फर्ट, ठीक है। सेम सिचुएशन है, तो आपकी कंफर्ट डिस्कंफर्ट को रिप्रेजेंट करने का एक जरिया है रिजिडिटी फैक्टर, एंड फॉर कंफर्टेबल मूवमेंट द वैल्यू ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू 1, ठीक है।
सो अब देखो, टायर प्रेशर मैंने समझा दिया, कॉन्टैक्ट प्रेशर समझा दिया। अब यहां से वापस आते हैं इस वाले पैरामीटर पे जो हम लोग बात कर रहे थे। रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू आप लिखते हो कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, एंड फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू द वैल्यू ऑफ दिस 2 इज इक्वल टू 7 एज पर IRCU टेक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि रिजिडिटी फैक्टर कब ज्यादा आएगी कब कम आएगी, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो आई विल शो यू। देखो, ये है रिजिडिटी फैक्टर, ये है कांटेक्ट प्रेशर, इसकी यूनिट क्या है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है टायर प्रेशर, दिस इज किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसकी वैल्यू ना खुद भी सोच सकते हो। मैं बोलूं कि इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7 एंड दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 7, देन दिस रिजिडिटी फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू 1। यही हमारी मोस्ट कंफर्ट सिचुएशन हो गई। अगर मैं बोलूं कि कॉन्टैक्ट प्रेशर इज मोर देन 7 हो गई, अगर, या फिर टायर प्रेशर इज लेस देन 7 हो गई, तो आप देखो कॉन्टैक्ट प्रेशर मोर देन 7 हो जाए या फिर टायर प्रेशर लेस देन 7 हो जाए, तो उस केस में दिस बिकम्स ग्रेटर देन 1। बहुत ज्यादा रिजिड हो गई है, ठीक है। और वहीं पे मैं बोलूं कि कॉन्टैक्ट प्रेशर इज लेस देन 7, ठीक है, और टायर प्रेशर इज मोर देन 7, ऐसा कुछ होता है, तो उस केस में दिस यू गेट लेस देन 1। तो आप खुद ही उस रेशियो में रख करके देख सकते हो। तो रेशियो में अगर मैं कॉन्टैक्ट प्रेशर को 7 से ज्यादा रखूं या फिर टायर प्रेशर को कम रखूं, तो ये किसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाती है 1 से, ठीक है। और यही आपको रिजिडिटी डेवलप करेगी। वहीं पे देखो, अगर मैं बोलूं कॉन्टैक्ट प्रेशर कम है या फिर टायर प्रेशर ज्यादा हो रही है, तो वहां पे व्हीकल आपको बहुत लाइट फील होगी, मतलब रिजिडिटी बहुत ही कम है, ठीक है। डिजाइनिंग किस बेसिस पे करते हो, इक्वल टू 1 के बेसिस पे, जिसके कारण हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल टू टायर प्रेशर इक्वल टू 7 इज द डिजाइन वैल्यू। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े उससे पहले आप पहले इसे लिख लो, यहाँ से स्टार्ट करो। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन पैरामीटर्स। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। चलो नेक्स्ट वी हैव तीसरा टर्म है थर्ड, तीसरा टर्म है थर्ड वन इज मैक्लियोड थ्योरम। अब है क्या मैक्लियोड थ्योरम, समझ लो, हालांकि यूज में नहीं आता। अब ये थ्योरम पूरी तरीके से मॉडिफाई हो चुकी है और आज की डेट में हम लोग इसका मॉडिफाइड वर्जन यूज करते हैं जिसका नाम है फोर्थ पावर लॉ, जो हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ पावर लॉ हम लोग को पढ़ना है, पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ जो पुराना था, ठीक है। मैक्लियोड थ्योरम कहती क्या है कि जो लोड है
जो एक्सल लोड है वो नंबर ऑफ रिपीटेशंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे दिस एक्सल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिपीटेशंस, कितनी बार रिपीट करते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस L इज एक्सल लोड and n is number of repetitions। ठीक है, सो यहां से रिलेट करता हुआ रिलेशन क्या बन जाएगा, कैन बी राइट L प्रोपोर्शनल टू n, मतलब L इक्वल टू K बाई n। इसका मतलब Ln इज इक्वल टू K, और इसीलिए L1 N1 इक्वल टू L2 N2 भी लिख सकते हैं। सो आई कैन राइट L1 N1 इक्वल टू L2 N2, ये भी लिख सकते हैं। सो ये हमारी एक्चुअली थ्योरम है, मतलब इसका ये भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो 8.2 एक्सल को 1 टाइम अप्लाई करो या फिर 4.2 को 2 टाइम्स अप्लाई करो, द इफेक्ट टू द रोड विल बी सेम। आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, ये L1 N2 कहने का मतलब क्या हुआ कि 8.2 एक्सल को रोड पे एक बार रिपीट किया तो जो इफेक्ट ऑफ रोड आई, 4.1 को 2 टाइम्स रिपीट करो, ठीक है, तो वो सेम ही इफेक्ट आएगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आउटडेट हो चुकी हैं आज की डेट में। आज की डेट में हम लोग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं, उसका नाम है फोर्थ पावर लॉ, मतलब मैक्लोड यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये बस इतना ही तक आप इसे लिख लो, इसके बाद एक और भी टर्म है देखेंगे हम लोग। चलते हैं फोर्थ टर्म पे, दिस इज ESWL। ESWL for a dual wheel assembly। ESWL for a dual wheel assembly, ये टॉपिक थोड़ा ना ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, अब ये ESWL है क्या, पहले इसका फुल फॉर्म देख लो। ESWL इज बेसिकली इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ESWL फॉर ए डुअल व्हील असेंबली इज इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो विल सी कि ये है क्या ESWL, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले समझेंगे हम लोग। ठीक है, सो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, समझना आप। देखो ये है एक्सल एंड नाउ यू कैन सी कि दीज एक्सल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, ये यहाँ से कुछ ऐसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप सोचो ये डुअल व्हील असेंबली है, एक व्हील यहाँ दूसरा व्हील यहाँ, तो आप पहले ना इसको प्रॉपरली विजुअलाइज करो कि ये एक डुअल व्हील असेंबली है। एक डुअल व्हील असेंबली है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हील। डुअल व्हील असेंबली के लिए हमें दो व्हील चाहिए ना, तो एक व्हील इधर दिखा दे रहा हूं। आपके सामने आप देखो यहाँ पे डुअल व्हील असेंबली है, ये समझाने के लिए था कि ये होती है डुअल व्हील असेंबली। मतलब कि आपने देखा होगा ना कि टायर में आप देखना जनरली आपको दिखाई दे देगा, ट्रक्स वगैरह में जो टायर बनती है, ट्रक्स की टायर या फिर बसेस में आपको दिखाई देगा कि जो पीछे वाले एक्सल्स होते हैं, रियर एक्सल, उसमें डबल डबल टायर के कॉम्बिनेशन दिखाई देंगे लाइक दिस। तो आप देखोगे वन साइड में दो टायर, दूसरे साइड में भी दो टायर, तो इसको बोलते हैं हम लोग डुअल व्हील असेंबली। सो ये क्या है, एक्सल विथ डुअल व्हील असेंबली।
ठीक है, ये एक्सल विथ डुअल व्हील असेंबली है, एक साइड में 2 टायर, दूसरी साइड में भी 2 टायर। तो इसी को रिलेट करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। अब है क्या, ये समझो आप कन्वर्ट क्या कर रहे हो, इसका नाम है इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फॉर ए डुअल व्हील असेंबली। मतलब कि 2 व्हील का जो असेंबली है इसका इक्विवेलेंट व्हील लोड आप निकालने जा रहे हो। कैसे, तो ये जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, पूरा डायग्राम के थ्रू ही पूरी तरीके से एक्सप्लेन होगी। तो आप बस अभी इतना समझो कि जब हम लोग इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड की बात करते हैं फॉर ए डुअल व्हील असेंबली, सो डुअल व्हील असेंबली किस साइड लगती है, तो आप बोलोगे हमेशा किसी भी गाड़ी में पीछे साइड लगती है। ज्यादातर जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं जैसे कि ट्रक्स एंड ऑल, उसमें आपको फ्रंट एक्सल पे सिंगल सिंगल टायर ही नजर आएंगे, लेकिन जो रियर या फिर मिडल टायर हैं उसमें आपको डबल डबल व्हील के कॉम्बिनेशंस दिख सकते हैं। तो वो जो डबल डबल व्हील के कॉम्बिनेशंस हैं उसको बोलते हैं हम लोग डुअल व्हील असेंबली। तो अब जो लोड ट्रांसफर होगी ना, ये टायर 1 एंड टायर 2 दोनों से लोड ट्रांसफर होगी। तो आप पता क्या करते हो कि इन दोनों के कारण जो इफेक्ट आया, अगर कोई सिंगल टायर होती तो इतना ही इफेक्ट कितने लोड पे डेवलप करती। सपोज देयर आर 2 डिफरेंट टायर वन साइड इन द एक्सल, so this 2 tire will be giving the effect on the ground and the road. So whatever is the effect coming to the road, in order to develop the same effect to the same location, what should be the load on single tire if we have? So single tire पे लोड कितनी होनी चाहिए ताकि सेम इफेक्ट आ जाए, तो that load on single tire is known as the equivalent single wheel load. अब इसकी क्लैरिटी और भी आएगी, अभी मैं समझाता हूं। पहले एक काम करो कि इसका डेफिनेशन पहले आप इसे लिख लो, फिर एक डेफिनेशन मैं आपको लिखाता हूं, इसे कंप्लीट करो पहले। चलो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करो, डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो। इट इज डिफाइंड एज द लोड ऑन सिंगल टायर, इट इज डिफाइंड एज द लोड ऑन सिंगल टायर which will cause an equivalent magnitude, which will cause an equivalent magnitude of parameter. It is defined as the load on single tire which will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress, strain and deflection, such as stress, strain and deflection to the given location to that, resulting from multiple wheel load, at the same location, I repeat, it is defined as the load on single tire which will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress, strain and deflection to the given location to that, resulting from multiple wheel load at the same location. क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मतलब है, अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसका डिटेलिंग समझाता हूँ। ESWL को समझने के लिए सबसे पहले एक डुअल व्हील असेंबली को विजुअलाइज करो। यहाँ देखो, एक डुअल व्हील असेंबली जो कि मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझा रहा हूँ कि आप समझो कि ये है टायर, दिस वन इज द टायर वी हैव, तो डुअल व्हील है मतलब डबल डबल टायर होगी। तो ये कुछ ऐसे डबल डबल टायर यू कैन सी। अब मैं इसको इनलार्ज करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो आप समझो ये जो डुअल व्हील असेंबली हमने दिखाया है, इसी को इनलार्ज करके अब एक साइड का मैं यहाँ पे इनलार्ज करता हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइज करना। ठीक है, यही एक साइड का जो टायर यहाँ पे देख रहे हो, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे इनलार्ज करके आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस नाउ। ये है वन टायर, इसी के बगल में दिस इज अनदर टायर। ठीक है, नाउ वी हैव
another tire is here. पहले आप प्रॉपरली समझ लो और मैं आपको दिखाऊं कि इसकी जो शाफ्ट है वो शाफ्ट कुछ इस तरीके से है. दिस यू कैन सी. सो नाउ यू कैन सी. अब ये डुअल व्हील असेंबली है तो ये व्हील 1 व्हील 2 ठीक है. एक साइड का अगर दिखाएं तो सिर्फ एक ही साइड का मैं ये वाला पार्ट ले लेता हूं, बाकी हटा देता हूं. तो वो जो डुअल व्हील दिखाया था ना उसी को मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके दिखा रखा है. सो अब मैं इधर का ये डिलीट कर दे रहा हूं, सिर्फ इतना ही पार्ट हम लोग देखेंगे. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे दिस इज समथिंग लाइक दिस. जो मैंने यहाँ पे बोला था इनलार्ज करके दिखाऊंगा वो आपके सामने यहाँ पे है. लुक एट दिस. ये रही इनलार्ज्ड 2 व्हील है. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये व्हील 1 एंड व्हील 2, दिस वन इज व्हील 1 एंड व्हील 2. एक ही एक्सल के अंदर 2 अलग अलग व्हील्स आपने समझ लिए. ठीक है. एक एक्सल के अंदर एक साइड में 2 व्हील्स हैं. अब यहाँ पे कोई पेवमेंट अगर है, सो एक एग्जाम्पल पेवमेंट का भी देता हूँ पहले. ठीक है. विच यू कैन सी फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे ये कुछ ऐसा है. सो नाउ लुक एट दिस. एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना 1-2 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सीखना पड़ेगा. तो ज़रा सोच के बताना. ये है मान लो टायर ए और ये है टायर बी. टायर ए है एंड टायर बी है. मैं बोलूँ कि इन दोनों टायर के बीच में कुछ डायमेंशंस हैं जो मैं लिख दे रहा हूँ. डायमेंशन सबसे पहले इसको इनलार्ज करके समझा देता हूँ. इन दोनों के बीच में द क्लियर स्पेसिंग इज डी. The clear spacing between the tire is D and center to center spacing, ये रहा center to center spacing is S. Center to center spacing between the tire is S. तो ये 2 पैरामीटर्स याद रखना. अब मैं बोलूँ यहीं पे जो लोड एक्ट कर रही है उसको जरा सोचो. लोड ठीक यहाँ पे हमने पोजीशन लिया है लोड का. लोड ऑन सिंगल टायर इज P and here also the load on single tire is P. तो आप सोचो ये है टायर, एक ही साइड में टायर 1 एंड टायर 2 है, टायर A एंड टायर B है. लोड इस पे आ रही है P, व्हील लोड. ठीक है. लेकिन आपको ये समझना ना कि व्हील लोड यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि एक पूरे एक्सल में डबल व्हील है दोनों साइड. तो जितना भी एक्सल लोड रहेगा ना उसका हाफ लोड एक तरफ गया और उस हाफ का हाफ ऑफ इधर आया है. So that load is P here. So load on single tire is P, you can see here, and load on single tire P is here. 2 डायमेंशंस मैंने लिखे हैं और यहाँ पे मैं अब एक सवाल आपसे पूछता हूँ यहीं पे. ठीक है. जरा सोच के समझ के इस क्वेश्चन का आंसर करना. अब मैं यहाँ पे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन दिखाता हूँ. ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो 45 डिग्री पे कुछ ऐसे इस तरीके से होगी. ठीक है. फिर यहाँ से ये 45 डिग्री पे लाइक दिस. सबसे पहले आपको ये सोचना है कि किधर से लोड किधर की तरफ जा रही है वो ध्यान रखना है. आप बता दो. ये है टायर ए जो मैंने मार्क किया है. दिस वन इज टायर ए एंड दिस वन इज टायर बी. मैं 5 पॉइंट आपको दिखाता हूं और आपको सोचना है दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5. अभी ना जो क्लैरिटी है कि ESWL किसे कहते हैं, इस डायग्राम के थ्रू आपको क्लैरिटी प्रॉपरली आएगी. आपने डेफिनेशन लिखा लेकिन मैंने उसको अभी तक सिग्निफाई नहीं किया. अभी समझाऊंगा. अभी जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूं ना सिर्फ उस एग्जाम्पल पे ध्यान दो और सोचो जरा. यहाँ पे कैन बी राइट कि जैसे कि डुअल व्हील असेंबली मैंने ये डायग्राम दिखाया था उसी को इनलार्ज करके ये वाला डायग्राम दिखाया और उसी इनलार्ज डायग्राम का मैंने अब लोड डिस्ट्रीब्यूशन बताया है कि एक साइड में 2 टायर हैं. इसकी अपनी लोड डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री एंगल पे, इसकी अपनी लोड डिस्ट्रीब्यूशन 45 डिग्री एंगल पे. और अब यहीं पे मैं पूछ रहा हूं कि भाई
अब जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 सब मिला के 5 पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। मैं पूछूं कि पॉइंट नंबर 1 इज अफेक्टेड बाई, इस पे जो भी लोड स्ट्रेस डिफ्लेक्शन जो भी पॉइंट नंबर 1 पे अगर आती है तो किसकी वजह से आएगी, टायर ए और टायर बी किसकी वजह से। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दिस पॉइंट नंबर 1 विल नॉट बी अफेक्टेड बाई एनी ऑफ दिस टायर, ए और बी दोनों में से किसी से भी अफेक्टेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया से बाहर है। सो दिस पॉइंट नंबर 1 इज नॉट अंडर द लोड डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या होता है भाई, जब आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो ना तो उसका मतलब होता है कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उसी एरिया के अंदर होगा जो इनक्लोज्ड बन के आ रही है, सिर्फ इसी में और सिर्फ इसी में, इसके बाहर नहीं। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द टायर। पॉइंट नंबर 2 affected by tire A only. Point number 3 comes under the distribution range of A and B as well. That means what? The point number 3 is actually affected by the tire A and the tire B. Both the tires affected होगी. Point number 4 is affected by only tire B and point number 5 will not be affected by any of the tire. तो एक बात का कंक्लूजन तो आपको यहीं पे समझ में आ चुकी होगी कि टायर जो हम लोग बात कर रहे हैं कि टायर ए एंड टायर बी, वो दोनों से कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा रेंज जो दोनों ही टायर से अफेक्टेड हो, वो सिर्फ 3 वाला रेंज है। तो बाकी सब मैं यहां से हटा दे रहा हूं, अभी आपको समझ में आना चाहिए। सिर्फ 3, तो कॉमन एरिया जहां पे जिससे दोनों ही अफेक्ट होंगे, मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि the area which is affected by both the tire is only this common area। ठीक है, सिर्फ ये है। सो मैं उसको शेड कर देता हूं। ये जो मैं यहां पे शेड कर रहा हूं, ये एक्चुअली इट इज अफेक्टेड बाय, ये जो देख रहे हो दिस एरिया इज द एरिया अफेक्टेड बाय बोथ द टायर। ठीक है, ठीक है, वी कैन मार्क हियर this is the area और यही हमारा कंसर्न है सिर्फ। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा सोचो, मैंने आपको 4-5 रेंज दिखाए थे अभी, रेंज 1 2 3 4 एंड 5, मैंने 5 दिखाए थे आपको और मैंने बोला था कि कौन सी है, कौन कौन सी पॉइंट कहाँ से अफेक्टेड होगी। तो बाहर की 1 एंड 5 तो कहीं से अफेक्टेड नहीं थी, 2 एंड 4 अफेक्टेड थी टायर ए एंड टायर बी से रिस्पेक्टिवली। लेकिन ये जो बीच का रेंज 3, दिस इज अफेक्टेड बाय टायर ए एंड टायर बी बोथ, दोनों से ही अफेक्टेड है। बस यही वाला कंसर्न हमारा पॉइंट है। अब मैं आपको ESWL का मतलब समझाता हूं, जरा देखो, एक पॉइंट मैं आपको शो कराता हूं और वहीं से आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। अभी थिंक अबाउट, सो आई एम गोइंग टू टेक अ पॉइंट हियर, ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली द Z पॉइंट। Z पॉइंट की डेप्थ है, Z डेप्थ पे एक पॉइंट लिया, A पॉइंट, पॉइंट का नाम बदल दे रहा हूं, A पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट का नाम है A। सो दिस A पॉइंट, कैन आई से कि A पॉइंट पे अगर स्ट्रेस आई तो मान लो सिग्मा A है स्ट्रेस, Z डेप्थ पे देयर इज अ पॉइंट A। प्रॉपर्ली समझना है, इस टॉपिक को समझने के लिए ना इसी डायग्राम से क्लैरिटी आएगी। तो आपने अभी तक जो समझा है वो सिर्फ एक बेसिक आइडिया था कि डुअल व्हील असेंबली क्या है, लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ESWL का मतलब क्या है, तो प्रॉपर्ली समझिएगा। बोथ द टायर्स विल अफेक्ट दिस कॉमन रेंज, right? So in that we have taken one point at a particular depth Z. Can I say if at this particular point A the stress value is sigma A is the stress, can I say this stress is developed by the tire A and tire B both? दोनों से affect हो रही है। Now you need to understand ESWL is what? In order to develop the same stress exactly to the same location, instead of having 2 different tire, if we have a single tire, then what should be the load on that single tire? उस सिंगल टायर पे लोड कितनी होनी चाहिए ताकि सेम डेप्थ पे सेम इफेक्ट को डेवलप कर दे, उसको बोलते हैं हम लोग ESWL। तो ये क्लैरिटी और आएगी। अब एक इसी का एनालॉजी डायग्राम दिखाता हूं तो आपको बेटर तरीके से यहां पे विजुअलाइज कर पाओगे। मैं इसी के कंटिन्यूएशन में और आगे जाता हूं।
देखो एनालॉजी डायग्राम है जो अब आप देखने जा रहे हो, ठीक है, देखना और समझना। ये है सिंगल टायर, ये देखो सिंगल टायर है शोनी हुई। सो नाउ ये जो देख रहे हो दिस वन इज द सिंगल टायर। सिंगल टायर, और इस सिंगल टायर पे अब थोड़ा सा इसको दोनों को साथ में देखो तब आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। You need to understand. देखो, in order to develop the same effect to the same depth, ये देखो सेम डेप्थ में कंटिन्यू कर रहा हूं सिग्मा जेड। मैं पूछूं कितनी डेप्थ हो गई, तो ये यहां से लेकर के यहां तक की जेड डेप्थ है, दिस इज जेड डेप्थ। पॉइंट का नाम क्या है, ए, और इतना ही इफेक्ट सिग्मा जेड डेवलप किया। तो पहले इन दोनों को कंपेयर करो। आपके सामने दोनों डायग्राम कंपैरिजन के लिए पड़े हैं और आप इसको देखो। ड्यूअल व्हील असेंबली का दो टायर ए एंड बी इज अफेक्टिंग अ एरिया, एक रेंज है विच इज अफेक्टेड बाय द टायर ए एंड टायर बी बोथ। In that particular range we have taken one point which has the depth z and the stress value is sigma a. Can I say the same in order to develop the same effect exactly sigma z, ठीक है, सिग्मा z लिख देता हूं। So in order to develop the same effect sigma z exactly to the same location a, देखो सेम डेप्थ पे सेम इफेक्ट सिग्मा जेड दिखाया। सो अब समझो, दोनों कंपेयर करो। डुअल व्हील असेंबली में दो टायर के कारण किसी डेप्थ जेड पे सिग्मा जेड की स्ट्रेस डेवलप हुई है। इन ऑर्डर टू डेवलप द सेम स्ट्रेस एग्जैक्टली टू द सेम लोकेशन इफ वी हैव अ सिंगल टायर, देन व्हाट शुड बी द लोड ऑन दिस सिंगल टायर इज कॉल्ड एज द ESWL। तो आप सोचो, इतना ही इफेक्ट इसी डेप्थ पे डेवलप करने के लिए जो लोड चाहिए हमें सिंगल टायर पे, उसको बोलते हैं ESWL। अब यहाँ पे मैं ESWL को रिप्रेजेंट करता हूँ कि ESWL क्या कहलाएगी। सो नाउ यू कैन सी, ये यहाँ पे दिस पर्टिकुलर दिस लोड विल बी कॉल्ड एज द ESWL। ये हो जाएगी ESWL। पहले तो आप इस डायग्राम को समझोगे ना, तो यहीं से आपकी क्लैरिटी बहुत सारी आ जाएगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू डेवलप द सेम इफेक्ट टू द सेम डेप्थ, whatever is the load required on single tire is known as the ESWL। अब मैं आपको जो आपने डेफिनेशन लिखा है ना अभी उसको मैच करो, अभी आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आ जाएगी। आपने देखो, आपने जो लिखा है ना उसको पलट के एक बार देखो जो आपने लिखा है। आपने लिखा है ESWL का डेफिनेशन में, ESWL में लिखा है इट इज द लोड ऑन सिंगल टायर। ये लिखा है सबसे पहला, इट इज द लोड ऑन सिंगल टायर विच विल कॉज एन इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामीटर सच एज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस भी हो सकती है, स्ट्रेन भी हो सकती है, डिफ्लेक्शन भी हो सकती है। So it is defined as the load on single tire which will cause an equivalent magnitude of parameters such as stress, strain and deflection to the given location to that resulting from multiple wheel load to the same location। किसी लोकेशन पे दो टायर के कारण जो इफेक्ट आ रही है, उतना ही इफेक्ट उसी लोकेशन पे डेवलप कराने के लिए जो सिंगल टायर पे लोड की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। और आपकी जानकारी के लिए, आप में से कई सारे लोग तुरंत ऐसा सोच रहे होंगे, अच्छा ये P है तो ये 2P हो जाएगा। गलत, ऐसे कैलकुलेट नहीं होती। आपको समझना है कि ESWL डेप्थ पे डिपेंड कर रही है। अगर इसी को इफेक्ट को मैं डेप्थ 2Z पे लूं या फिर कुछ और डेप्थ लूं तो वो ESWL की वैल्यू बदल जाएगी। आप ये समझो कि लोड यहां नहीं है, इट इज नॉट लोड हियर, द लोड इज बेसिकली ऑन द सिंगल टायर। बट इक्विवेलेंसी लोड का नहीं कर रहे हो आप, इक्विवेलेंसी कर रहे हो सेम इफेक्ट डेवलप कराने का किसी पर्टिकुलर डेप्थ पे। तो आप चाहते हो कि सेम इफेक्ट आए किसी डेप्थ पे, मैं बोलूं कि यहां पे 10 सेंटीमीटर तो उसके हिसाब से वैल्यू अलग,
10 सेंटीमीटर का इफेक्ट सेम लाने के लिए वहां पे वैल्यू अलग ESWL की, 15 सेंटीमीटर की वैल्यू सेम लाने के लिए इफेक्ट वहां पे ESWL अलग। तो जितना डेप्थ आप लोगे ना उसके हिसाब से ESWL की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो आपको क्लैरिटी ये आना चाहिए। मैं कॉमन मिस्टेक बताता हूं, समझने में कई सारे बच्चे कुछ यहां पे मिस्टेक कर देते हैं। एक कॉमन मिस्टेक ये है, कुछ बच्चे समझते हैं ESWL कहां है, डेप्थ पे है। गलत, ESWL डेप्थ पे नहीं है, इस मटेरियल के अंदर यहां नहीं है। कहां है, सिंगल टायर पे है। इसलिए पहले सेंटेंस में आपने लिखा है इट इज डिफाइंड एज द लोड ऑन सिंगल टायर। तो इक्विवेलेंसी किस चीज का किया आपने, इक्विवेलेंसी किया सेम इफेक्ट का। तो आपने यहां भी वही इफेक्ट है, यहां भी वही इफेक्ट है, लेकिन यहां इफेक्ट है 2 टायर के कारण, तो सिंगल टायर के कारण वही इफेक्ट कितने लोड के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द ESWL। अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आपने जो देखा पढ़ा वो डेफिनेशन अभी आपको इस पर्टिकुलर से क्लियर हो चुका होगा। तो मैंने आपको बोला था ना कि आप जब तक डायग्राम नहीं देखोगे ना क्लैरिटी नहीं आएगी। अब आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, इसे यहीं पे बना लो, फिर आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने यहाँ तक बना लिया था, यहाँ से शुरुआत करो। ये तो आपने बना ही लिया होगा, ठीक है। बना लो, पहले इसको बना लो और उसके बाद ये दोनों कंपैरिजन को मैं साथ में यहाँ पे दिखा रहा हूँ ताकि ESWL का डेफिनेशन इस डायग्राम से ही क्लियर हो जाए। कंप्लीट करो। चलो कंप्लीट कर लिया होगा आपने। अब नाउ यहाँ पे नोटेशंस जो लिखा ना डी क्या है आप देखो, क्लियर स्पेसिंग बिटवीन द टायर, और एस क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द टायर। सो आई विल मार्क दैट। देखो डी क्लियर गैप between tires, S center to center spacing between tires. Capital P is the wheel load सिंगल टायर, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ। प्रॉपरली समझना अब यहाँ पे कि अगर ये डेप्थ अलग अलग ली जाए तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है उससे, ठीक है। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कुछ रिजल्ट है, प्रॉपरली देखना और समझना, ठीक है। सो आई विल शो यू कि डेप्थ कहाँ से कहाँ तक कितनी होती है, वो भी आपको क्लैरिटी यहीं पे आ जाएगी। सो ये जो डेप्थ है ये D/2 है। आपको समझ में आ जाएगा 42, इसको मैं दिखा भी दे रहा हूँ, कैसे आएगी वो भी देख लो। जैसे ये है यहाँ पे, मैं पूछूँ इसकी एंगल कितनी होनी चाहिए, आप खुद देख लो। मैं पूछूँ ये एंगल कितनी है तो आप बोलोगे 45। ये वाली वैल्यू कितनी है D, तो ये कितनी हो जाएगी आप बताओ। ये D/2 45, तो ये हाइट ये वाली यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी D/2। सो आपको समझ में आ गया, दिस वन इज व्हाट D/2। कुछ रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे एक्चुअली। सो आई विल मार्क हियर कि ये वाली डेप्थ कितनी है D/2। साथ में 2s का डेप्थ एक और है जो यहां दिखाता हूं। यहां देखो, दिस इज 2s। तो मैंने बोला ना कि अलग अलग डेप्थ के हिसाब से अलग अलग वैल्यूज होती है। सो आप उस चीज को यहां देख लो, ये है 2s डेप्थ। तो आप देखो, एक है z इक्वल टू D/2, z इक्वल टू 2s। अब मैं कुछ रिजल्ट्स बता रहा हूं आपको, तो समझना है कि अब 2s बोल रहा हूं तो समझना है कि s क्या है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, d क्या है, क्लियर गैप बिटवीन द टायर्स। सो नाउ वी कैन राइट सम कंक्लूजन्स हियर। कुछ रिजल्ट्स हैं जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, आप इस पॉइंट को अच्छे से समझो।
ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको देखना। ऑब्जर्वेशंस ग्राफ के थ्रू, ये ग्राफ है रिजल्ट बेसिकली, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा रिजल्ट को। आई विल मार्क दिस। ये कुछ ऐसा है। सो ये इस साइड क्या है, दिस इज log 10 बेस ESWL, ये इस साइड है ग्राफ में, और उसका x एक्सिस है log डेप्थ, log 10 बेस डेप्थ, ठीक है। एक है log ESWL एंड दूसरी है log डेप्थ। सो मैं रिलेट करता हूं, देखो और समझो। ठीक है, देखना log d/2, log 10 बेस d/2, ये हो जाएगी log 10 बेस 2s। उसके बेसिस पे जो वैल्यूज आती है ना, ये आती है log 10 बेस p और ये होती है log 10 बेस 2p। सो आप ये समझो कि ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो और ये वाला जो पॉइंट है इसको देखो। सो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि d/2 डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ESWL है वो P है। d/2 डेप्थ से कम होगी तब भी ESWL की वैल्यू P ही रहेगी। इसका मतलब ये मत समझना, एक कॉमन सा मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि d/2 डेप्थ पे P समझ लेते हैं। अब जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको डायग्राम से देखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसा समझ लेते हैं कि d/2 डेप्थ पे P है, ऐसा समझ लेते हैं। ये यहाँ पे P नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो यहाँ मत समझना कि d/2 डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग ESWL P है। मतलब क्या हुआ, इन दोनों को साथ में देखो तो क्लैरिटी आ जाएगी। मैं बोलूँ कि d/2 डेप्थ के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब कि अगर मैं सेम डेप्थ, सेम मतलब कि d/2 डेप्थ पे अगर सेम इफेक्ट चाहूँ तो वो तभी हो सकता है जब इस सिंगल व्हील पे P लोड लगाया जाए। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। सो अब मैं बोलूं यहीं पे अगला ऑब्जर्वेशन देखो, यहां पे लुक एट दिस। सो d/2 डेप्थ या फिर उससे पहले कोई भी इफेक्ट को अगर मैं सेम करना चाहूं, सो ESWL इज गोइंग टू बी P ओनली, एंड 2s के बाद, मतलब डेप्थ 2s के बाद किसी भी इफेक्ट को सेम करना चाहूं तो वो सेम तभी हो पाएगी जब सिंगल व्हील लोड, मतलब सिंगल व्हील पे जो ESWL होगी वो 2p के बराबर हो जाएगी। तो यहां से ऑब्जर्वेशंस दो तो निकल गया कि फॉर एनी डेप्थ व्हिच इज लेस देन d/2 द ESWL, ठीक है, डेप्थ अगर d/2 से कम है तो सिंगल लोड पे टायर रिक्वायर्ड है P, और डेप्थ अगर 2s से ज्यादा है तो सिंगल व्हील पे लोड रिक्वायर्ड है 2p। और उन दोनों के बीच में क्या चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैं कोई भी डेप्थ अगर d/2 से 2s के बीच में लूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ESWL कितनी होनी चाहिए, वो निकल जाएगी इस ग्राफ से। सो आई कैन नाउ, यहीं से आई कैन राइट हियर फॉर एनी अदर कैन बी राइट, ये यहां पे है log 10 बेस z, किसी z डेप्थ पे अगर मैं निकालूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी, दिस इज log 10 बेस pz। अब ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके इंट्रापोलेट कर लेंगे क्या, 3 पॉइंट्स का स्लोप इक्वल करके, ठीक है। तो आप सोचो ये जो हमने आपको बताया, ठीक है, उस चीज को तीसरा वाला पॉइंट यहां पे देखो डायग्राम में। सो कैन बी राइट कि डेप्थ d/2 से बड़ी है और 2s से छोटी है, जैसे यहां पे a दिखाया है, तो यहां पे निकालने के लिए उन दोनों डेटा का इंट्रापोलेशन करना पड़ेगा। Is that clear to you now? So let's conclude some point. For any depth less than d/2, the ESWL is directly P.
For any depth more than 2s, this ESWL is 2p, and in between d by 2 to 2s, this will be calculated by interpolating those two values. So इसका conclusion भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ. अब इसका conclusion हम यहाँ पे लिखेंगे. So now conclusion. Conclusion सबसे पहला, for depth z is less than equal to d by 2 के लिए ESWL is directly P. For depth z greater than this d by 2 के लिए ESWL is equal to 2s के लिए यहाँ पे 2s हो जाएगा ये. This is 2s. d by 2 से कम के लिए p, 2s से ग्रेटर के लिए 2p, और एक आखिरी है कि अगर z की वैल्यू मतलब कि डेप्थ अगर d by 2 से 2s के बीच में लाई करती है तो तीसरा, for depth z की वैल्यू d by 2 से बड़ी है और 2s से छोटी है. So this is like this. अगर इस कंडीशन में if z की वैल्यू डेप्थ d by 2 से बड़ी है 2s से छोटी है तो उस केस में ESWL calculated by interpolation using graph. ठीक है, तो आप खुद सोचो, इंट्रापोलेट करके मैं रिजल्ट्स भी यहां पे लिख दे रहा हूं. आप खुद बता दो स्लोप अगर इक्वल करोगे तो क्या होना चाहिए. कैन बी राइट, अगर इस लाइन का स्लोप इक्वल करें तो क्या हो जाएगी, log 2p माइनस log p डिवाइडेड बाई log 2s माइनस log d by 2 इज इक्वल टू log pz माइनस log p डिवाइडेड बाई log z माइनस log d by 2. ठीक है, तो यहां से हम लोग रिलेट करके या फिर आप डायरेक्टली भी इंट्रापोलेशन या फिर ग्राफ से कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. अभी आपको ये सब मालूम हो चुका है. सो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इन सब को लिख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग हियर. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कुछ ऐसे, दिस इज log 10 बेस 2p माइनस log 10 बेस p होल डिवाइडेड बाई log 10 बेस 2s माइनस log 10 बेस d by 2 is equal to log, ये हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज log 10 बेस pz जो हमें निकालना है. ठीक है, माइनस log 10 बेस p होल डिवाइडेड बाई log 10 बेस z माइनस log 10 बेस d by 2. तो आपके सामने यहाँ पे यू कैन सी दिस स्लोप एंड दिस स्लोप इक्वल. अननोन पैरामीटर क्या है इसके अंदर, सिर्फ pz है, और pz है क्या, इट इज बेसिकली द ESWL एट अ पर्टिकुलर z डेप्थ. ठीक है, तो आपको ये वाली चीज ना डायग्राम से भी क्लियर हो जानी चाहिए थी कि यहां से अगर मैं इसको पता करूं सो यू कैन सी ये है ग्राफ. अब इस ग्राफ में आप खुद ही देखो कि ये ग्राफ में दो पॉइंट्स, आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मालूम, दोनों का दोनों x और y कोऑर्डिनेट मालूम, इसका भी और इसका ये वाला पार्ट मालूम है. तो दिस वी कैन कैलकुलेट. और ये pz है क्या, pz इज बेसिकली द ESWL एट अ पर्टिकुलर z डेप्थ. अब ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया है. आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा. चलो एक काम करते हैं, अब इन सब को एक एक करके लिख लेते हैं. मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था. इससे पहले तो आपने जो डायग्राम देखा था वो तो आपने लिख ही लिया होगा, डायग्राम तो बना ही लिया होगा. बस d by 2 and 2s को पहले मार्क कर लो, राइट इट डाउन. अपने डायग्राम में d by 2 and 2s को मार्क कर लो. और उसके बाद यहां से लिखना चालू करो. नोटेशंस लिख लो, d क्या है, s क्या है, p क्या है. और उसके बाद
इस ग्राफ को बना लो। इसी ग्राफ का कुछ कंक्लूजन हमने ग्राफ से लिख रखा है, वो भी आप लिख लीजिए। ओपन कर लो वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 34, देखो पेज नंबर 26 पे है क्वेश्चन नंबर 34। पढ़िए, इसमें ESWL निकालना और मुझे लगता है आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लिखा है कैलकुलेट ESWL फॉर ए डुअल व्हील असेंबली कैरिंग 2044 किलोग्राम each for trial pavement thickness 15, 200 and 550 mm, center to center spacing सब कुछ दिया हुआ है। So now let's start solving। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में सबसे पहले तो दिया हुआ है कैपिटल P की वैल्यू 2044 किलोग्राम, और क्या मालूम है आपको, Z1 इज 15, Z2 इज 200 एंड Z3 इज 550 mm के टर्म्स में है। ठीक है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग मतलब S इस 270 mm और D दी हुई है 110 mm। ठीक है, अब आप खुद बता दो, यहीं से मेरा जो कंसर्न है ना वो सबसे पहले तो 2S का है एंड फिर D/2 का है। इन दोनों की वैल्यू पता कर लेते हैं। 2S अगर लिखें तो ये हो जाएगी 2 × 270 और ये हो जाएगी 540 mm, और D/2 अगर देखें तो 110/2 ये हो जाएगी 55 mm। अब आप खुद सोचो कि जो पहली Z1 है क्या वो D/2 से कम है, तो पहला का तो आंसर वैसे ही निकल गया आपको। ठीक है, आगे देखो 550 है, ये 2S से ग्रेटर है, ठीक है, जो कि 540 है, तो इसका भी आंसर आपको मालूम है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ESWL P और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ESWL 2P। तो बेसिकली निकालना हमें बीच वाला है 200 के लिए। सो एक एक करके रिजॉल्व करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद A पार्ट। A पार्ट में आई कैन राइट फॉर डेप्थ Z1 15 mm is coming less than D/2 55 mm से कम आ रही है। इसका मतलब कि ESWL is taken P is equal to 2044 किलोग्राम। पहले का आंसर तो आपको मिल गया। ठीक है, B बाद में सॉल्व करेंगे, C भी देख लेते हैं अभी। तो अब बताओ C में 550 mm है। फॉर डेप्थ Z3 is equal to 550 mm and are you able to see it is greater than 2S? 2S की वैल्यू कितनी थी? 540 mm। तो आप बता दो इस केस में जब कोई भी डेप्थ 2S से ग्रेटर होती है तो आपको याद होगा कि ESWL you calculate simply as 2P and this is equal to 2 into 2044। I can write it is 4088 किलोग्राम। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि अगर मैं सिंगल व्हील पे 4088 किलोग्राम का लोड लगा दूं तो डुअल व्हील से जो लोड, डुअल व्हील के कारण इतने डेप्थ पे जो इफेक्ट आई होगी ना वो सेम इफेक्ट आ जाएगी। ठीक है, एक आखिरी बचा है और उसकी डेप्थ कितनी दी हुई है, दिस यू कैन सी 200 के हिसाब से। सो नाउ दिस बी पार्ट Z2 इज 200 mm। अब 200 के लिए अगर मैं निकालूँ ना तो सबसे पहले वो रिलेट करते हैं जो अभी हमने आपको बैलेंस करके दिखाया था। ठीक, उसको लिख लेते हैं पहले। तो दिस इज log 10 base 2p माइनस log 10 base p होल डिवाइडेड बाई log 10 base 2s माइनस log 10 base d/2 इज इक्वल टू, हालांकि इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो आप। ठीक है, दिस इज log 10 base pz माइनस log 10 base p होल डिवाइडेड बाई log 10 base z माइनस log 10 base d/2। जस्ट पुट द वैल्यू एंड वहीं से
आंसर निकल के आ जाएगी। सो वी कैन राइट, ये हो जाएगी log 10 बेस 2 इंटू 2044, इतना ही था ना, 2044 माइनस ऑफ log 10 बेस 2044, ये हो जाएगी log 10 बेस 2s की वैल्यू 540 माइनस log 10 बेस d बाई 2 की वैल्यू 55। चेक कर लेते हैं एक बार, ये कितनी थी, दिस इज 270, तो 540 हो जाएगी, 110 55 हो जाएगी d बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगी log 10 बेस pz माइनस log 10 बेस 2044 होल डिवाइडेड बाई log 10 बेस, डेप्थ कितनी थी, 200 थी ना इस वाले, हाँ देखो Z2 इज 200 माइनस log 10 बेस 55। अब यहां से डायरेक्टली सॉल्व होकर के आ जाएगी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 बेस pz। ये हम लोग को रिजॉल्व करना पड़ेगा कैलकुलेटर में, आप भी सॉल्व कर लो, देखो कितनी आ रही है। सो log 2 इंटू 2044 माइनस ऑफ log 2044 अपॉन log 540 माइनस log 55, ये हो जाएगी x माइनस log 2044 और ये हो जाएगी log 200 माइनस log 55 सॉल्व फॉर x। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब भी इस टाइप का लॉगरिथमिक वाला सॉल्व करना हो ना, तो बेटर ये होगा ना कि एग्जैक्ट लेकर के सॉल्व करो, ठीक है। तो कैलकुलेटर के हिसाब से सॉल्व करना, क्योंकि लॉगरिथमिक में जब सॉल्व करते हो तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। अब इसकी वैल्यू जो आ रही है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये आ रही है 3.48061,435 ऐसी आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कुछ लोग इसको क्या लिखेंगे 3.48 2 डिजिट लिख के छोड़ देंगे, कर तो सकते हो, लेकिन उसकी वजह से ना आंसर में काफ़ी डिफरेंस आ जाएगी। अब यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, ESWL corresponding to 200 mm डेप्थ, ठीक है। तो इसको लॉग से बाहर निकालो तो PZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, PZ कैन आई राइट, PZ इज इक्वल टू 10 टू द पावर, ये जो आंसर आ रही है 3.48061435 ये पूरा डिजिट लेकर के मैंने सॉल्व किया, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 10 टू द पावर आंसर। सो 10 टू द पावर आंसर करके सॉल्व किया तो ये आ रही है 3024.22 किलोग्राम, इस तरीके से निकल के आया आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर बना। इसका मतलब कि जब 200 mm के कोरस्पॉन्डिंग, अब इसका सिग्निफिकेंस समझो कि अगर दो व्हील के कोरस्पॉन्डिंग डुअल व्हील में 200 mm डेप्थ पे जो भी इफेक्ट आ रही होगी, स्ट्रेस की, स्ट्रेन की या डिफ्लेक्शन की, उतना ही इफेक्ट उसी डेप्थ पे अगर सिंगल टायर से डेवलप करना हो तो सिंगल टायर पे इतनी की लोडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। ये इसका सिग्निफिकेंस हुआ, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, या फिर अलग तरीके से बच्चे कुछ कैलकुलेट करते हैं तो लॉगरिथम के कारण ना अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं यहीं पे 10 टू द पावर, अगर सिर्फ ऐसा लें 10 टू द पावर 3.48 सिर्फ 2 डिजिट लेके चलें तो ये आंसर आ रही है 3019.95। अब जरा सोचो कि मैंने एग्जैक्ट आंसर जो निकाला वो आ रही है 3024.22, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 डिजिट लेके चलते ना तो उसकी वजह से आ रही है 3019.95। 5 का 4 5 का डिफरेंस तो अभी आपको दिखाई दे दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कैलकुलेटर से हमें एग्जैक्ट वैल्यू इस तरीके से रिजॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो आप इसे लिख लो पहले, अब राइट इट डाउन।
चलो, आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन पैरामीटर, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट थिकनेस डिज़ाइन। तो हम लोग अब थिकनेस की डिजाइनिंग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं, अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।